यह वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का है और आज के वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रेंज और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ किस तरह से स्केच किए जाते हैं उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को आप बिना स्किप करके देखें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ्स को अच्छे से ड्रॉ कर सकें। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ्स आपको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत सारे जगह पर यूज होते हैं। तो आपको अगर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके डोमेन, इसके रेंजेस के बारे में यहाँ पर जानना होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरू करते हैं आज का यह एक और प्यारा सा लेक्चर। यहाँ पर हम सबसे पहले रेडियन और रियल नंबर्स के बीच क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी फंक्शंस के बारे में पढ़ा है हम जानते हैं कि वो सारे ही फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम रियल नंबर को यूज़ करेंगे वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, बट ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होते हैं वह तो रेडियन में मेजर किया जाता है। तो रेडियन को सबसे पहले हम रियल नंबर से किस तरह से रिलेट करेंगे इसे समझना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक हम सर्कल लेंगे जो यूनिट सर्कल होगा। ठीक है, सर्कल लेने जा रहे हैं। कैसा सर्कल? यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो तो उसे यूनिट सर्कल कहा जाता है। डेट इज यहाँ पर रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी सर्कल में अगर रेडियस का वैल्यू 1 यूनिट होता है, जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच कुछ भी हो, तो उस सर्कल को यूनिट सर्कल बोला जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, थीटा इक्वल्स टू L/R रेडियन होता है, जिसमें अगर हम यहाँ पर एक सर्कल लें जिसका मान लेते हैं एक आर्क है, यही एक आर्क है यहाँ पर, यह आर्क, इसका लेंथ अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं L है, और यह आर्क अगर सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा जिसका रेडियस R है, तो थीटा इक्वल्स टू L/R रेडियन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल हम लेने जा रहे हैं उस सर्कल में रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो देयरफॉर यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू L/R के प्लेस पे कितना रखेंगे? 1। डेट इज थीटा इक्वल्स टू L/1 मतलब L रेडियन। ठीक है, मतलब यूनिट सर्कल में जो एंगल आर्क सेंटर पे फॉर्म करता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उस आर्क के लेंथ के इक्वल्स होगा, और यह रेडियन में होगा क्योंकि एंगल रेडियन में होता है। बट यहाँ पे एंगल का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आर्क के लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगा, सिर्फ उसका यूनिट चेंज हो जाएगा। क्योंकि आर्क का लेंथ हमेशा जानते हैं रियल नंबर होता है और उसका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी होगा। तो अगर आर्क का लेंथ 2 मीटर है और सर्कल यूनिट सर्कल है तो उस एंगल का वैल्यू 2 रेडियन होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझाते हैं। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर एक सर्कल है, यूनिट सर्कल, यह 1 यूनिट है। तो अगर यहाँ पर एक अगर आर्क का लेंथ 2 यूनिट है तो यह जो रेडियन, यह जो एंगल फॉर्म होगा, यह जो आर्क 2 यूनिट मतलब 2 मीटर का है, तो इस एंगल थीटा का वैल्यू 2 रेडियन होगा। ठीक है, आर्क का लेंथ के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर एंगल का न्यूमेरिकल मतलब मैग्नीट्यूड होगा और इसका यूनिट रेडियन में होगा। अगर इस आर्क का लेंथ 5 यूनिट होगा तो यहाँ पर बनने वाला एंगल का वैल्यू 5 रेडियन होगा, और यह सब किस में होगा? यूनिट सर्कल में। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सर्कल में जो आर्क एंगल बनाता है सेंटर पे
वहाँ पर उसका वैल्यू उस आर के लेंथ के मैग्नीट्यूड के बराबर एंगल का मैग्नीट्यूड होता है, और इस कंडीशन में एंगल का यूनिट रेडियन में होगा। ठीक है, अब एक बात और हम यहाँ पर समझते हैं, चूंकि हमें रेडियन और रियल नंबर के बीच रिलेशन जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यह यूनिट सर्कल को ड्रॉ करते हैं एक बार फिर से। यह 1 यूनिट है। अब यहाँ पर इस रेडियस का एक एंड ए, एक एंड यहाँ पर मतलब सेंटर ओरिजिन है, दूसरा एंड हम ए लेने जा रहे हैं, और यह पॉइंट यहाँ से ए से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो यह पॉइंट ए जिस पर यह टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं रियल नंबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यह एक लाइन है और लाइन का एवरी पॉइंट जानते हैं एक रियल नंबर होता है। तो अगर इस पॉइंट ए को हमने 0 मेंशन कर दिया है, ठीक है, ए को हमने कितना मेंशन कर दिया है, 0, तो इसके ऊपर का जो नंबर होगा यह पॉजिटिव लिया जाएगा। इसके ऊपर का नंबर को हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इसके नीचे का नंबर हम नेगेटिव लेंगे, -1, -2, -3। तो यह टेंजेंट एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें पॉइंट ए रियल नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर मान लेते हैं यह ओरिजिन के मतलब इस ओ के ऊपर का पोर्शन OP है और नीचे का पोर्शन OQ है। इधर हमारा सारा नेगेटिव रियल नंबर है और ऊपर में सारा पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब चूंकि सर्कल कैसा सर्कल है, यूनिट सर्कल है, तो अगर हम यहाँ पर इस OP को अगर हम इस तरह से रोटेट कर दें, इस OP को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, ठीक है, इस OP को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, तो यह पॉइंट 1 जो कि OA 1 यूनिट है, यह यहाँ पर आएगा। तो इस कंडीशन में यह आर्क का मतलब यह पॉइंट जो रियल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर हम इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस नंबर लाइन को मतलब यह टेंजेंट को, तो यह पॉइंट जो रियल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है यह कभी न कभी सर्कल पे आ जाएगा। तो सर्कल पे आ जाएगा, तो इस कंडीशन में इस सर्कल का आर्क का लेंथ कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट, मतलब वो रियल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 1 रेडियन, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। कब, व्हेन नंबर x का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट। थोड़ी देर के बाद यह 2 इस तरह से रोटेट करेगा, तो इस तरह से रोटेट करने पर यह क्या हो जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि यह नंबर लाइन तो बहुत ऊपर तक गया है, यह 2 भी कुछ देर के बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पे आएगा तो उस कंडीशन में आर का लेंथ कितना होगा, 2 यूनिट। तो थीटा इक्वल्स टू 2 रेडियन, इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वह 2 रेडियन, 2 रेडियन। कब, जब x इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह नंबर लाइन जो ऊपर इसका पोर्शन जो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए यूज किया गया है, तो इस पे जितना भी रियल नंबर है वह बारी बारी से अगर इस सर्कल पे आएगा, बारी बारी से कभी न कभी इस सर्कल पे आएगा, तो उस कंडीशन में आर का लेंथ उस नंबर रियल नंबर के बराबर होगा, और उस कंडीशन में जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा वह उस रियल नंबर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर निगेटिव के केस में भी होगा। अगर हम इस कंडीशन में इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब इस टेंजेंट को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो कुछ देर के बाद यह 1 यहाँ पर आएगा, तो इस कंडीशन में आर का लेंथ -1 होगा, आर का लेंथ -1 होगा, तो एंगल -1 रेडियन। तब जब x इक्वल्स टू -1 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जब रियल नंबर 1, जब आर्क का लेंथ 1 रियल नंबर 1 होता है, रियल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। जब आर्क का लेंथ 2 यूनिट होता है, तो उस केस में यहाँ पर सेंटर में बनने वाला एंगल का मैग्नीट्यूड भी 2 होता है, भले ही यूनिट रेडियन हो। ठीक है, जब आर्क का लेंथ -1 यूनिट मतलब -1 रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल
भी -1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में इस यूनिट सर्कल में हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है और वह एंगल उसी रियल नंबर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। मतलब उस रियल नंबर का वैल्यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू, भले ही रेडियन उसका यूनिट हो, बट उस एंगल का जो यहाँ पर वैल्यू होगा उसी रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब यहाँ पर रेडियन और रियल नंबर एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जो रियल नंबर है वही रेडियन भी है, जो रेडियन है वही रियल नंबर है। यहाँ पे 1 आर का लेंथ होगा 1, मतलब रियल नंबर 1 होगा, तो रेडियन भी एंगल भी 1 रेडियन होगा। इस तरह से हम ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो सारा का सारा रियल नंबर जो है वह एंगल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और उसी रियल नंबर के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होगा। सेम यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी होगा कि सारा का सारा नेगेटिव रियल नंबर यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी रेडियन में। तो रेडियन एक्चुअल में रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब जो भी रेडियन है वही रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 रेडियन मतलब 1 यूनिट रियल नंबर। 1 रेडियन मतलब एक यूनिट सर्कल में एक आर्क जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब आर्क का लेंथ एक रियल नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रियल नंबर और रेडियन में कुछ भी डिफरेंस अब नहीं लेकर चलेंगे, लेकिन हमारा कंडीशन है सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल। ठीक है, अब फिर से हम यूनिट सर्कल लेने जा रहे हैं और यहाँ पर फिर से हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को अब डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यह हम एक यूनिट सर्कल लेने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन पे इसका सेंटर रखेंगे। यह पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है। ठीक है, यह सर्कल जिसका रेडियस कितना है r = 1 यूनिट। यह y एक्सिस है। ठीक है, अब अगर इस आर्क का लेंथ AP अगर यह x है तो जानते हैं यह एंगल भी कितना होगा, x होगा। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि यूनिट सर्कल में जो आर्क का लेंथ होता है एंगल का मैग्नीट्यूड भी उसी आर्क के लेंथ के बराबर होता है। बट यहाँ पर यह x रेडियन में होगा और यह x यहाँ पर एक रियल नंबर है, चूँकि लेंथ रियल नंबर में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर हम M पे, मतलब x एक्सिस पे PM या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जानते हैं P का कोऑर्डिनेट a, b है। तो O से M तक के लेंथ का वैल्यू यहाँ पर OM A होगा, MP कितना होगा B, MP B होगा। और इस पाइथागोरस मतलब इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² कितना होगा 1, a² + b², इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर sin x किसी भी राइट ट्रायंगल में sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा PM बाय हाइपोटेन्यूज OP और PM कितना है B/1। तो देयरफॉर sin x B। ठीक है, इसे 1 एज्यूम करते हैं। फिर cos x तो cos x यह बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो इस एंगल x के लिए बेस यहाँ पर कितना होगा OM हाइपोटेन्यूज कितना है OP और OM हमारा कितना है A और OP 1 है। तो देयरफॉर cos x किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं फंक्शन के तरह यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंस sin x = कितना आया है हमारा, sin x = b
b का मतलब b/1, ठीक है। और x हमारा क्या है, आर्क का लेंथ है, और आर्क का लेंथ हम देख चुके हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, चूंकि हमने अब आपको बताया था यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए थे। नीचे वाला मतलब नीचे वाले पोर्शन में हमने नेगेटिव रियल नंबर्स को लिया था, और ऊपर वाले पोर्शन में हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स को लिया था, और इधर से घुमाते हैं तो आर्क नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो हियर यहाँ पर हम जानते हैं x का कुछ भी वैल्यू लेंगे, नीचे यहाँ पर 1 है, x का कुछ भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर यह b/1 कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। साइन x जो यहाँ पर b/1 के बराबर है, और यह हमेशा डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो सिंस हम लोग जानते हैं, अगर लेट नो, अगर हम इसे f(x) इक्वल्स टू साइन x लेट कर लें, f(x) इक्वल्स टू कितना, साइन x, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू साइन x, वेयर x बिलोंग्स टू r इज ए रियल फंक्शन। तो यहाँ पर साइन x में x हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसे अब हम एक फंक्शन के फॉर्म में f(x) से रिप्रेजेंट करेंगे, f(x) इक्वल टू साइन x, जहाँ पर x किसका वैल्यू है, r, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू हम रख सकते हैं वह किसके बराबर है, r के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर f किसको रिप्रेजेंट करता है, f रिप्रेजेंट करता है साइन को, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह एक कंफर्म हो गया कि एक फंक्शन है, और f को f यहाँ पर जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वह साइन है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और जो भी यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, वेरिएबल x, जानते हैं किसी फंक्शन में जब हम x का जो भी वैल्यूज रख सकते हैं उसे फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू साइन x में x क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरह से यहाँ पर साइन x का डोमेन क्या हो गया, r हो गया। तो देयरफॉर डोमेन कितना हो गया, r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन, अब से साइन x एक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसका डोमेन कितना होगा, r, रियल नंबर, ठीक है। यह सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, ओके। अब यहाँ पर हम cos x इसका भी डोमेन निकालते हैं, ठीक है। अब हम cos का डोमेन निकालते हैं, मतलब दूसरा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं cos x इक्वल टू कितना है, a, cos x इक्वल टू a, तो a को हम लिख सकते हैं a/1। अब यहाँ पर हम x जो कि यहाँ पर r के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और यह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं रियल नंबर, बट यह कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो cos x इक्वल टू a/1, यह कभी भी x के किसी भी वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा, यह ऑलवेज डिफाइंड होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इफ f(x) इक्वल टू cos x लिख दें, f(x) इक्वल टू cos x लिखें, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो f(x) को अगर हम cos x लिखें, f(x) इक्वल टू cos x, तो यह हमेशा डिफाइंड होगा किसके लिए, सारा का सारा रियल नंबर के लिए। यहाँ पर फिर से f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos को, मतलब f यहाँ पर cos को रिप्रेजेंट कर रहा है, और f क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फंक्शन कौन है, cos है, और यह वेरिएबल है, और जो भी पॉसिबल वैल्यूज वेरिएबल ले सकता है, जो कि यहाँ पर रियल नंबर x यहाँ पर सारा का सारा रियल नंबर वैल्यूज ले रहा है, यह डोमेन कहलाता है। तो देयरफॉर डोमेन कितना होगा, और जो -∞ से +∞ के बीच होता है। तो इस तरह से साइन x और cos x दोनों का सेम डोमेन होता है, रियल नंबर, ठीक है। साइन x और cos x दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, और पूरा का पूरा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और हम जान रहे हैं यहाँ पर कि ये सारा रियल नंबर एंगल को रिप्रेजेंट करता है जो रेडियन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शन को हमने डिफाइंड कर दिया, साइन x और cos x को, ठीक है।
साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का डोमेन क्या है, सेम है, -∞ से +∞ के बीच, मतलब रियल नंबर। ठीक है, अब इसके रेंज को भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, रेंज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a² + b² कितना है 1, तो सिंस a² + b² 1 है, और a आप देख सकते हैं a हमारा क्या है cos x, तो a को हम हटा के क्या लिख सकते हैं cos x, और b हमारा क्या है sin x, तो sin² x + cos² x 1, यह ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका रेंज, मतलब sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, किन किन नंबर के बीच लाई करेगा, पॉसिबल इमेजेस क्या है, इसे रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक बार फिर से इस सर्कल को देखें, इसको मिटाते हैं, इस यूनिट सर्कल को देखें, यह P, अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर दें, यह P मतलब ये जो एंगल x है, अगर हमारा एंगल कुछ ऐसा मतलब 0 होगा, अगर हमारा यह एंगल फर्स्ट बार रोटेशन स्टार्ट करता है, तो अगर यह एंगल x मतलब ये जो एंगल x है, अगर यह इस तरह से होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो अगर यह रिवॉल्विंग और x एक्सिस का कोइंसाइडिंग होगा तो यह पॉइंट P यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यह P यहाँ पर होगा, तो इस केस में जानते हैं अगर यह P यहाँ पर होगा तो यह जो हाइट है B यह 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको रिवॉल्व कराते हैं इस तरह से, फिर यहाँ आ जाता है। ठीक है, यह यहाँ आ जाता है, इस तरह से अगर रिवॉल्व करके यह यहाँ आ जाता है, इस तरह से अगर यह रिवॉल्व करके यहाँ आ जाता है, तब भी यह B क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ तक आने में जो x का वैल्यू होगा वह जानते हैं कितना होगा, वह 2 पाई नहीं, पाई रेडियन होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में पाई इसलिए होगा कि पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, और r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई होगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मतलब P अगर यहाँ पे है तो थीटा x कितना है, when P is at A, x बराबर 0, और जब P यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाएगा, मान लेते हैं यह B, when P is at B, x बराबर पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई है, इसका आधा कितना होगा पाई होगा, तो x का वैल्यू पाई, लेकिन यह 0 रेडियन होगा और यह एंगल लेंगे तो पाई रेडियन होगा। ठीक है, तो एक बात स्पष्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं जो एंगल होता है वह कई बार घूमने से भी बनता है। तो यह रिवॉल्विंग आर्म इस ओरिजिन के अबाउट कई बार घूमेगा किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा तो इसका वैल्यू जब यह A पर होगा या B पे होगा, मतलब यह P जब A और B पे होगा तो इस कंडीशन में B 0 होगा। तो when P इज एट A, x बराबर 0 और x बराबर पाई। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन में, एंड B बराबर कितना होगा 0। ठीक है, यह एक बार पहला बार रोटेट करने के दौरान होगा। ऑल्सो इफ x बराबर n पाई, अब एक बार चक्कर काटने के बाद दोबारा चक्कर स्टार्ट होगा, तो फिर से हम जानते हैं यह यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यह कितना हो गया 2 पाई, फिर 3 पाई 4 पाई, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी फिर ऐसा होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होगा। तो इफ x बराबर n पाई, मतलब पाई का n टाइम्स, यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू z, तो अगर x का वैल्यू n पाई होगा तो n यहाँ पर क्या है बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर, देन इस कंडीशन में b 0 होगा, b 0 होगा मतलब sin x का वैल्यू 0 होगा, डेट इज sin x बराबर 0। कब, जब x बराबर n पाई। ठीक है, तो जब
x बराबर n पाई होगा तो साइन x कितना होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से अगर यह p यहाँ पर होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर होगा तो हमारा a बहुत बड़ा होगा, हमारा a कितना हो जाएगा, a r के बराबर। और अगर यही रोटेट करके हमारा p यहाँ तक पहुँच जाता है तो यह घटते घटते 0 हो जाएगा। तो p अगर y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे हो या तो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यह बेस का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसको भी लिख देते हैं, when p is at y axis then p अगर पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो या तो यहाँ पे हो सकता है, मान लेते हैं यह q और यह मान लेते हैं t, तो या तो q पे होगा या t पे होगा, ठीक है। when p is at y axis then कौन 0 होगा, a 0 होगा, then a equals to 0। फर्स्ट टाइम यहाँ से अगर ये p रोटेट करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर आने पर कितना हो जाएगा, π/2। p का लेंथ कितना हो जाएगा, π/2, चूँकि पूरा इस यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल का लेंथ कितना था, पाई, तो ये इसका आधा हो जाएगा। दैट इज when x बराबर π/2, 3π/2, 5π/2। आप देख सकते हैं π/2 का 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स ये सब ऑड है। डेट इज x बराबर 2n+1 इंटू π/2। n क्या है, बिलोंग्स टू z, ठीक है। n क्या है, बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स। देन a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0, और a किसके बराबर था, cos के बराबर, तो cos x 0। देखो जब a 0 होगा तो a cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर यूनिट सर्कल में, तो cos x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। कब, जब 2n+1 x का वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 के बराबर होगा। यह जनरल वैल्यू है, यहाँ पर n इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस दो रिजल्ट को आपको याद रखना है ताकि आगे हम सारे जो cosec है, sec है, tan है, cot है, इस सब के डोमेन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, देयरफॉर sin x बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू क्या हो गया, z, एंड cos x बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। याद रखना है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर हम रेंज निकालने जा रहे हैं साइन और कॉस का, साइन और कॉस का रेंज निकालने जा रहे हैं। तो एक और फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर यूनिट सर्कल का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह 1 यूनिट है, यह x है, यह भी x है, यहाँ पर पी एम, यह हमारा b है, यह a है, ठीक है। तो अगर p यहाँ पर होगा, या रिवॉल्विंग रे अगर ऐसे होता है तो p यहाँ पे होगा, तो a हमारा यह पॉइंट यहाँ पे होगा तो a हमारा यहाँ हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस 1 के बराबर। और यही अगर घूमते घूमते p यहाँ पे आ जाएगा तो a हमारा इधर हो जाएगा। तो a का वैल्यू अब फिर से रेडियस के बराबर होगा, लेकिन यह ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो a का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर p यहाँ पे होगा तो p यहाँ पे होगा तो यह जो हमारा b है, यह b हमारा इसके बराबर होगा। अगर p यहाँ पे हो जाएगा तो यह b बढ़ता बढ़ता, आप देख सकते हैं अगर हम p को यहाँ ले आएंगे तो b हमारा और बड़ा हो जाएगा। p को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो b हमारा और बड़ा हो जाएगा। तो p को अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो b हमारा इसके बराबर होगा। और यह इस सर्कल का रेडियस है जो कितना है, 1 है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है। और फिर p अगर हम यहाँ पर ले आएंगे तो फिर b का वैल्यू -1 होगा।
देयरफॉर सिंस -1 से p का वैल्यू 1 के बीच, लेकिन हम जानते हैं sin x किसको रिप्रेजेंट करता है, p को, तो देयरफॉर -1 से p को हटाकर रिप्लेस कर देंगे किससे, sin x से। ठीक है, तो sin x जो फंक्शन है इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा, तो देयरफॉर रेंज sin x का -1 से किसके बीच, +1 के बीच। ठीक है, उसी तरह से ऑल्सो -1 से, सॉरी ये b, इसको b लिखते हैं क्योंकि sin x b के बराबर है। उसी तरह से -1 से +1 के बीच किसका वैल्यू होता है, इस a का। लेकिन हम आपको पढ़ा चुके हैं अभी cos x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। अब a को cos x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देयरफॉर -1 से cos x की वैल्यू किसके बीच होगी, 1 के बीच, तो देयरफॉर रेंज cos x का भी रेंज -1 से +1 के बीच होगा। ठीक है, आपको याद रखना है cos x और sin x का रेंज, डोमेन भी सेम था और यहाँ पर रेंज भी सेम था। ठीक है, तो अब यहाँ पर sin x और cos x का डोमेन और रेंज मालूम हो चुका है, और दोनों ही फंक्शन का कोडोमेन r होगा। कोडोमेन को हम जानते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। सिंस cosec x 1/sin x, cosec x जो कि 1/sin x के बराबर होता है, और जानते हैं यह तभी डिफाइंड होगा जब sin x 0 नहीं होना चाहिए, इज डिफाइंड व्हेन, कब, जब sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर sin x 0 हो जाता है तो यहाँ पर 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin cosec x इक्वल्स टू 1/sin x यह डिफाइंड तभी होगा जब sin x 0 नहीं होगा, तो देयरफॉर तो sin x 0 कब होता है, जब x इक्वल्स टू n पाई, तो देयरफॉर x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, x यहाँ पर n पाई, x का वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो n पाई क्या है, यहाँ n क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो सारा का सारा रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। तो देयरफॉर अगर हम fx इक्वल्स टू cosec x जो कि 1/sin x के बराबर होता है, देन x बिलोंग्स टू r रियल नंबर माइनस x इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर x जो भी वैल्यू होगा वो रियल नंबर में से हम सारे x के वो वैल्यू बाहर कर देंगे जो n पाई के इक्वल्स होंगे, जहाँ पर n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यह cosec x एक नया फंक्शन फिर से हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर f को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, f रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर cosec को, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, तो अब cosec एक नया फंक्शन है जो sin x के रेसिप्रोकल होता है, और इसमें x का जो परमिसिबल वैल्यू हम रख सकते हैं वह यहाँ पर सारा रियल नंबर एक्सेप्ट पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, अब इसके रेंज को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, इसके रेंज को हम समझते हैं, तो इसके रेंज को निकालने के लिए cosec x 1/sin x के बराबर होता है। ठीक है, और sin x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है, तो -1 से +1 के बीच होता है, मतलब 0 से 1 और -1। ठीक है, यहाँ तक इसका sin x का वैल्यू होता है।
लेकिन cosec x में 1/sin x होता है, तो यहाँ पर हम sin x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। और sin x का वैल्यू 0 कब होता है? जब n पाए, और cosec x के डोमेन में हमने n पाए को बाहर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर sin x किसके बराबर होता था? b के बराबर। तो हम जानते हैं पॉजिटिव में मतलब b का वैल्यू यहाँ पर 0 तो होगा नहीं, तो देयरफॉर 0 से बड़ा होगा b का वैल्यू 1 होगा। मतलब यहाँ पर sin x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं होगा इस केस में। cosec x के केस में 1/sin x होता है, तो sin x का वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते हैं। तो वैल्यू 0 से बड़ा और 1 तक का होगा, या 0 से छोटा -1 तक का होगा, और -1 से b का वैल्यू 0 के बीच। अब sin x 1/sin x cosec x का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो देयरफॉर यहाँ पर cosec x 1/sin x मतलब 1/b के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 1/sin x मतलब 1/b का वैल्यू। तो देयरफॉर इस केस में 1/b जानते हैं, रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, मतलब 0 से बड़ा होगा ही। 1/b b पॉजिटिव है, तो 1/b भी पॉजिटिव होगा, बट अब हमारा वैल्यू 1/b, पहले 1 से लेस था b का वैल्यू, बट जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू हमारा 1 या उससे बड़ा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मान ले 3/2 b का वैल्यू है, मतलब 2/3 b का वैल्यू जब 1 से छोटा है, जैसे ही 1/b करेंगे 3/2 वो यह 1 से बड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल करते हैं तो वह उसका आंसर जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पर 1 या उससे लेस है, लेकिन हमने पॉजिटिव लिया है, तो 1/b का वैल्यू 1 या उससे ग्रेटर होगा। और यहाँ पे 1/b b ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, b इधर से हम पढ़ेंगे तो b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा, जो पहले ग्रेटर था वह लेस हो जाएगा, किससे? -1 से। ठीक है, तो 1/b जो cosec x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में 1 या उससे ग्रेटर होगा, नेगेटिव में -1 या उससे लेस होगा। तो देयरफॉर cosec x यहाँ पर लिख सकते हैं, cosec x बिलोंग्स टू -1 या उससे लेस, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 या उससे ग्रेटर। ठीक है, तो देयरफॉर रेंज -∞ -1 इंटरवल 1 से ∞। ठीक है, यह cosec x का रेंज होगा। ठीक है, अब इसी तरह से sec का भी निकालते हैं। सिंस sec x 1/cos x, sec x जानते हैं 1/cos x के इक्वल्स होता है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में sec x का एक्सप्रेशन है, और यह डिफाइंड तभी होगा जब cos x 0 नहीं होगा। तो इज क्या कि डिफाइंड, या डिफाइंड तभी होगा जब cos x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए x का वैल्यू यह नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर देख सकते हैं cos x 0 तभी होता है जब x का वैल्यू 2n+1 इंटू π/2, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल। 2n+1 हमेशा ऑड होगा जब z इंटीजर लेंगे, तो x डज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z। तो sec x को डिफाइंड होने के लिए x का हमें इस तरह के वैल्यू को छोड़ना होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर f(x) इक्वल्स टू cosec x sec x लिखते हैं, अगर f(x) इक्वल्स टू sec x लिखते हैं टू बी डिफाइंड, तो इसे डिफाइंड होने के लिए x इक्वल्स टू सारा का सारा रियल नंबर में से हमें इस तरह का वैल्यू को बाहर करना होगा। तो r माइनस x, जहाँ पर x क्या है 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू sec x को डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू यहाँ पर x बिलोंग्स टू ये होना चाहिए। तो अगर हम इसे
चूंकि एक फंक्शन हम मान चुके हैं, यहाँ पर f किसको रिप्रेजेंट करता है, सेक को, तो यहाँ पर fx मतलब सेक x एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी x का परमिसिबल वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, तो देयरफॉर डोमेन, यहाँ पर डोमेन क्या हो गया, r माइनस x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यह इसका डोमेन होगा, किसका, सेक x का। इसको आपको याद रखना है। अब इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है। इसका भी रेंज हम उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे हमने अभी कोसेक का किया था। तो सिंस cos x किसको रिप्रेजेंट करता है, a को, ठीक है। अब यहाँ पर -1 से a का वैल्यू किसके बराबर, +1 के बीच होता है, ठीक है। मतलब cosec x का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करता है। तो नंबर लाइन पे हम फिर से देखेंगे तो यह -1 है, यह 1 है और यह 0 तो हो नहीं सकता है, 0 तो यहाँ फिर से आउट हो जाएगा। तो पॉजिटिव में वैल्यू 0 से 1 और नेगेटिव में -1 से 0 के बीच, देयरफॉर 0 से a का वैल्यू 1 और -1 से a का वैल्यू 0 के बीच लाई करेगा, ठीक है। एंड इसी तरह से 1/a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और नेगेटिव के केस में 1/a का वैल्यू लेस देन -1 होगा, ठीक है। इस केस में a का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, पॉजिटिव है, तो 1/a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। और नेगेटिव के केस में चूंकि लेस देन 0 है, तो इस केस में a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, तो 1/a का रेसिप्रोकल का वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगा, -1 से लेस या इक्वल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर 1/a मतलब 1/cos x जो sec x है, देयरफॉर यहाँ पर sec x बिलोंग्स टू या तो -1 या उससे छोटा होगा, मतलब -∞ से -1 यूनियन, नहीं तो 1 या उससे ग्रेटर होगा, 1 या ग्रेटर। तो जानते हैं यह इन दोनों इंटरवल के यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देयरफॉर रेंज किसका, सेक एक्स का, ठीक है। सेक एक्स का रेंज -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा, ठीक है। यह सेक एक्स मतलब सेक जो फंक्शन है उसे हम सेक एक्स लिखें, सेक वाई लिखें, उसके वैल्यूज़ यहाँ पर -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के पहले तक का, इसके रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम tan और cot इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं और इसके डोमेन सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद इसके रेंज हम यहाँ पर आपको बताएंगे। tan x इक्वल्स टू sin x बाय cos x यह होता है। अब यहाँ पर tan x इक्वल्स टू sin x बाय cos x होता है, तो यहाँ पर tan x को डिफाइंड होने के लिए cos x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। tan x को डिफाइंड होने के लिए cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं cos x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू 2n+1 टाइम्स π/2 के होती है, ठीक है। तो डेट इज x की वैल्यू नहीं होना चाहिए कितनी, 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है, z, ठीक है। तो अब अगर हम tan x को फंक्शन मान लें तो देयरफॉर इफ अगर हम fx से रिप्लेस कर दें किसको, tan x को, देन इज डिफाइंड, यह तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू हमें सारा का सारा रियल नंबर में से हम इन वैल्यू को छोड़कर लेंगे, ठीक है। तो अगर fx इक्वल्स टू tan x लिखते हैं फंक्शन के तौर पे, तो इसे डिफाइंड होने के लिए x बिलोंग्स टू r माइनस x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2
जहाँ पर n क्या है इंटीजर्स, ठीक है। तो रियल नंबर में से हमें π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उसे हमें बाहर रखने होंगे f(x = 10x) को डिफाइन होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर f किसको रिप्लेस कर रहा है, f रिप्लेस कर रहा है 10 को, ठीक है। तो यहाँ पर f मतलब फंक्शन, यहाँ पर कौन है 10 है, तो यहाँ पर 10x एक तरह से अब यह फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। और जो भी x के पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर हम ले सकते हैं वह डोमेन कहलाता है। फंक्शन के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो देयरफॉर यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस ऑल x = 2n+1 इंटू π/2 जब n बिलोंग्स टू z होगा। यह 10x का डोमेन हो गया, ठीक है। 10x फंक्शन ये इस तरह से यहाँ पर डिफाइंड हो गया, जिसका डोमेन यहाँ पर सारा का सारा रियल नंबर होगा जो रेडियन में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियन में एंगल है, जो रियल नंबर है वही रियल नंबर रेडियन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आइए इसके रेंज को निकालते हैं यहाँ पर। अब 10x = sin x by cos x ऐसा होता है। अब sin x हम क्या माने थे, sin x हमारा था, sin x हमारा b था और cos x हमारा a था, ठीक है। तो देयरफॉर 10x, अब हमारा 10x sin x को रिप्लेस करेंगे b से और cos x को रिप्लेस करेंगे a से, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं a हमारा 0 कभी आने वाला है नहीं, ठीक है, और b 0 हो सकता है। तो यहाँ पर b रियल नंबर है, ठीक है, b रियल नंबर है और a भी क्या है, रियल नंबर है। तो एक रियल नंबर को एक नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर। तो देयरफॉर b/a, a यहाँ पर रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है, तो यहाँ पर b रियल नंबर है और a भी रियल नंबर है। भले ही -1 और +1 के बीच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट b एक रियल नंबर है और इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं a से जो कि रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। तो b/a भी क्या होगा, रियल नंबर। तो देयरफॉर b/a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10x को। तो देयरफॉर 10x बिलोंग्स टू r। तो जो भी यहाँ पर हम x वैल्यू रख सकते हैं, मतलब इसके डोमेन के अगर हम सारे वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमें यहाँ पर 10x का वैल्यू ऑलवेज रियल नंबर मिलेगा। तो जो वैल्यूज़ मिलते हैं वेरिएबल के वैल्यूज़ रखने पर वह या उसका कलेक्शन रेंज कहलाता है। तो रेंज कितना हो गया, r, मतलब -∞ से +∞ के बीच लाई करेगा, ठीक है। 10x का रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। अब cot x के डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं। तो सिंस cot x होता है हमारा cos x by sin x, ठीक है। cot x = cos x by sin x के इक्वल्स होता है। तो इसे डिफाइंड होने के लिए हम जानते हैं sin x को यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो टू बी डिफाइंड, इसे डिफाइंड होने के लिए sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो sin x की वैल्यू 0 अगर नहीं होना चाहिए तो हम जानते हैं sin x 0 कब होता है, जब x = n π होता है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू n π नहीं ले सकते हैं। तो देयरफॉर x डज नॉट इक्वल्स टू n टाइम्स π। यहाँ पर n क्या है, बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम इसको एक फंक्शन मान लें तो नो इफ अगर हम f(x) = cot x जो कि cos x by sin x के इक्वल्स होता है, इज डिफाइंड, ठीक है। यह डिफाइंड कब होगा, जब x सारा का सारा रियल नंबर ले सकते हैं सिर्फ n π टाइप के रियल नंबर को छोड़कर। तो x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर का सेट में से माइनस करेंगे एक सेट जिसमें x के वैल्यू n π के इक्वल्स होंगे। n क्या है, z से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अब फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर f किसको प्ले कर रहा है, cot को। f का रोल कौन प्ले कर रहा है, cot, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी x के पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं वह क्या कहलाता है, फंक्शन का डोमेन कहलाता है। तो डोमेन यहाँ पर r माइनस
x इक्वल्स टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यह इसका डोमेन होता है। तो इसके डोमेन को आपको याद रखना है। अब इसका फिर से हम रेंज निकालने जा रहे हैं। रेंज निकालने का सिस्टम यहाँ पर उसी तरह से काम करेगा जैसा हमने अभी 10 के रेंज को निकाला था। ठीक है, तो रेंज निकालना यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो सिंस cot x इक्वल्स टू cos x बाय sin x, और हम यहाँ पर देख चुके हैं sin x को हमने b लिया था और cos x को a। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर cos x के प्लेस पे कितना a और sin x के प्लेस पे b। और हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि b यहाँ पर कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ले ही नहीं सकते हैं। अगर ये लेंगे तभी तो यहाँ पर sin x जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर यह हम ले ही नहीं सकते हैं, तो b तो कभी जीरो होगा नहीं। तो a, यहाँ पर a रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर b जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर a रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है, सिर्फ किसको छोड़कर, जीरो छोड़कर। तो एक रियल नंबर को एक नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर a बाय b बिलोंग्स टू r। एक रियल नंबर को अगर हम एक नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमारा आंसर रियल नंबर होगा। तो देयरफॉर cot x, a बाय b मतलब cot x बिलोंग्स टू r। अब जो भी वैल्यूज यह देता है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो देयरफॉर रेंज cot x का कितना हो गया, r। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज को डिफाइन करके बता दिया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे ताकि आप इसके ग्राफ को जब हम स्केच करेंगे तो आप इसके वैल्यूज़ को यूज करके उसके ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। इसमें अभी बहुत कुछ है और है जो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है, इसके सारे डोमेन और रेंज को एक टेबल के फॉर्म में लिखकर यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर fx यहाँ पर इसका डोमेन, यहाँ पर कोडोमेन और इधर रेंज। ठीक है, fx यहाँ पर यह फंक्शन हो गया, सीरियल नंबर 1 हो गया, यहाँ पर sin x। डोमेन इसका r होता है, कोडोमेन तो r ही होगा, रेंज इसका -1 से 1 के बीच। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरा cos x का डोमेन भी r होता है, रियल नंबर, r मीन्स -∞ से +∞, और कोडोमेन भी r होता है, इसका रेंज -1 से +1 के बीच। ठीक है, तीसरा tan x, इसका डोमेन r में से माइनस कर देंगे 2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। इसका डोमेन r में से सारा रियल नंबर जो कि 2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z, ये सब हमें रियल नंबर में से बाहर करना है, तभी इसका डोमेन होगा। ठीक है, और कोडोमेन तो r ही होता है और रेंज इसका r होता है। ठीक है, कॉट का r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z, कोडोमेन r ही होगा और रेंज इसका भी r होता है। ठीक है, उसके बाद सेक x, इसका डोमेन r और यहाँ पर
2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, कोडोमेन R होता है, ठीक है। और रेंज इसका होता है, रेंज इसका R -1 से +1 के बीच में जितने भी रियल नंबर होता है, अगर इसको हम रियल नंबर से बाहर कर दें तो बचे हुए सारे रियल नंबर का कलेक्शन इसका रेंज होता है, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। यह सेक का हो गया। कॉसेक का हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 6 कोसेक x, इसका डोमेन R n बिलोंग्स टू z, कोडोमेन R ही होता है, और इसका भी रेंज सेक का ही रेंज के बराबर होता है, मतलब R -1 से 1 या -∞ -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यह इसके डोमेन और कोडोमेन और रेंज का यहाँ पर हमने टेबल आपके लिए बना के रख दिया है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को जो हमने बताया है नहीं समझना चाहते हैं तो कम से कम आपको यह तो याद रखना ही होगा, बट बेटर होगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, ताकि आप जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे उसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है।